सो सेक्शन 147 ये तो हमने देख लिया। तो सेक्शन 147 का जो है अगर हम देखें इसका बेयर है, so it says कि whoever, that means whether it be Indian or whether it be any foreign national, अगर क्या करता है, इट वेजेस वॉर, है ना, वॉर वेज करता है किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, या फिर इवन या तो डायरेक्टली वेज वॉर करता है या इवन अटेम्प्ट्स टू वेज वॉर, ठीक है, तो अटेम्प्ट्स टू वेज वॉर, और या फिर इवन अबेट्स द अटेम्प्ट ऑफ दैट, बेसिकली द वेजिंग ऑफ द वॉर, ठीक है। तो इसको क्या किया जाएगा, सो हूएवर इज डूइंग दिस, वेजिंग द वॉर, सच वॉर शैल बी पनिशेबल विद ईदर डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन, ठीक है। तो ये तो था हमारा सेक्शन 147 ऑफ बीएनएस, ठीक है। अभी अगर हम बात करें सेक्शन 148 ऑफ बीएनएस, तो सेक्शन 148 ऑफ बीएनएस में आप क्या देखेंगे, इस सेक्शन में आप ये देखेंगे कि हूएवर, ठीक है, यहाँ पर भी सेम बात है कि हूएवर कोई भी, या तो वेदर इट बी इंडियन और फॉरेन नेशनल, हूएवर विद इन और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, that means this provision is also having extraterritorial jurisdiction, ठीक है, इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। दैट मींस दिस पर्टिकुलर या तो इंडियन और या फॉरेनर, ये कहाँ है, या तो ये इंडिया के अंदर है या फिर इवन ये इंडिया के बाहर है, क्या करता है, कॉन्स्पायर करता है। कॉन्स्पिरेसी में हमने पढ़ा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दैट मींस दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिल करके किसी अग्रीमेंट को जो है वो साइन करते हैं, नॉट एग्जैक्टली साइन करते हैं बट बेसिकली किसी अग्रीमेंट पर पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टू डू एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो अगर कॉन्स्पायर करते हैं क्या करने के लिए, टू कमिट एनी, दैट मींस किसी भी तरीके का ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147। तो इसका मतलब दोबारा से समझो कि कोई भी इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर अगर कंस्पायर कर रहा है, अभी देखना समझना एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि सेक्शन 147 तो क्या बोल रहा है कि ये या तो वॉर वेज कर रहा है और या फिर इवन अटेम्प्ट कर रहा है वेज वॉर करने का, ठीक है। तो यहाँ पर तो सीधा वॉर वेज कर दिया है या फिर इवन अटेम्प्ट किया है वॉर वेज करने का, बट सेक्शन 148 ये बोलता है कि कोई भी इंसान अगर कॉन्स्पायर करते हैं क्या करने के लिए, सेक्शन 147 के अंडर के एक्ट को करने के लिए, मतलब या तो कॉन्स्पायर कर रहे हैं, ये अटेम्प्ट, या तो अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर वेज वॉर कर रहे हैं या फिर इवन अबेट कर रहे हैं, यहां पर एक्चुअल ऑफेंस कर दिया है, बट सेक्शन 148 बोलता है कि इन काम को करने के लिए इफ समवन इज कॉन्स्पायरिंग, इफ समवन इज कॉन्स्पायरिंग, बात आ रही है समझ में, यहाँ पर पनिश कौन कर रहा है, सेक्शन 147 पनिश कर रहा है वेजिंग ऑफ वॉर को या फिर इवन अटेम्प्ट टू वेज वॉर को, ठीक है। लेकिन सेक्शन 148 ये बोल रहा है अगर सेक्शन 147 के किसी भी काम को करने के लिए कोई भी इंसान अगर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो उस केस में और कॉन्स्पायर्स टू ओवर ऑ, ओवर ऑ का मतलब, ऑल्दो आई विल मेक यू राइट ऑल्सो, डोंट वरी, बट ओवर ऑ का मतलब होता है थ्रेटन करना, डराना, धमकाना, ठीक है, या तो पावर की हेल्प से अपने हथियारों को दिखा करके डेमोन्स्ट्रेट करके डराना, धमकाना, धमकी देना, थ्रेटन करना, तो ये बोल रहा है या फिर कोई भी ओवर ऑ कर रहा है क्रिमिनल फोर्स की हेल्प से या फिर शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स से, किसको, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, इसको सजा दी जाएगी, और सजा कितनी होगी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और या 10 साल की सजा होगी प्लस फाइन। अब दोबारा से सुनो, सेक्शन 147 किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 147 बात करता है कि कोई भी इंसान अगर क्या करता है, वेज वॉर करता है या इवन अटेम्प्ट टू वेज वॉर कर रहा है या फिर इवन अबेट कर रहा है वेजिंग ऑफ सच वॉर, ठीक है, तो या तो वेज वॉर कर दिया है या अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब उसने जो है अटेम्प्ट किया, जैसे पार्लियामेंट के अंदर घुस करके बॉम्ब ब्लास्ट करना, ठीक है, ये क्या था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अटेम्प्ट था वेज वॉर करने का, बट वो वॉर एक्चुअली हुई नहीं, उससे पहले ही जो लोग थे उनको सप्रेस कर दिया गया था, ठीक है। तो या तो वेज वॉर कर देना
या फिर अटेम्प्ट करना वेज वॉर, और या फिर अबेट करना किसी दूसरे इंसान को टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात आ रही है समझ में? ये तो क्या है, एक ऑफेंस है। लेकिन अगर इन्हीं तीनों कामों को करने के लिए किसी ने कॉन्स्पिरेसी कर ली, कॉन्स्पिरेसी दिमाग में कर ली, बात आ रही है समझ में, अग्रीमेंट कर लिया अगर इन्हीं तीनों कामों को करने के लिए, तो वो पनिशेबल कैसे होंगे? वो पनिशेबल होंगे सेक्शन 148 में। अगर ये काम कर दिए, अगर वे वॉर वेज कर दी, अगर अटेम्प्ट किया या फिर अबेट किया, वो पनिशेबल होंगे सेक्शन 147 में। लेकिन अगर इन्हीं तीनों कामों को करने के लिए अभी किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है, अभी किसी ने मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है, एक साथ मिले हैं, ऑल्दो वी नो ट्रेडिशनली इन द कॉमन लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस हम ये देखते हैं कि जो पनिशेबल है तो गिल्टी माइंड को हमने देखा कि पनिश नहीं किया जाता, बट यहाँ पर पनिश इसलिए किया जाएगा बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है एक देश के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, कोई काम करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। तो दिस कॉन्स्पिरेसी विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ओवर्ट एक्ट, इसको भी पनिश किया जाएगा। बता रही है समझ में? आर यू गेटिंग द पॉइंट? बताओ। आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आर यू स्पीकिंग समथिंग? हाँ, नहीं हाँ हाँ, सर, आवाज तो क्लियर आ रही है। ओके ओके, गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो हाईलाइट दी, ये देखो यहाँ पर दो भी बातें हैं, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहली बात, अगर सेक्शन 147 के अंडर जो भी चीजें मेंशन है उसके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो उस कॉन्स्पिरेसी को सेक्शन 148 में पनिश किया जाएगा। और साथ में या फिर अगर कोई कॉन्स्पायर कर रहा है ओवर ऑ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अपने क्रिमिनल फोर्स से या फिर शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स से कोई डरा धमका रहा है, अगर थ्रेटन कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको भी पनिश किसमें किया जाएगा? उसको भी पनिश किया जाएगा सेक्शन 148 में। दैट मीन्स एक डिफरेंस समझो, अगर सेक्शन 147 की अगर हम बात करें, तो सेक्शन 147 जो है वो किसके बारे में बात करता है? वो एक्चुअल जब ऑफेंस हुआ है उसके बारे में, ठीक है, या तो एक्चुअली अबेटमेंट हुआ है या फिर अटेम्प्ट किया गया है टू वेज वॉर, और या फिर वॉर सही में वेज कर दी गई है। दिस इज इन एक्चुअल की ये सब चीजें हो गई है। बट सेक्शन 148 जो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि इन तीनों कामों को करने के लिए अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी भी की है, तो विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्चुअल एक्ट, बेशक कोई एक्चुअल एक्ट नहीं किया है, लेकिन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्चुअल एक्ट एक कॉन्स्पिरेसी की गई है इन चीजों को करने के लिए, और या फिर ये कोशिश की गई है टू ओवर ऑ दी सेंट्रल गवर्नमेंट और दी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर ऑ करने की भी कोशिश की गई है। तो इन कोशिशों को ही क्या किया जाएगा? इस कॉन्स्पिरेसी को ही पनिश किया जाएगा। आ गई बात समझ? ठीक है, ओके। सो राइट दिस, लिखो इस बात को। मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था वो बताना। सर वो लिखाया था आपने, एक नोट लिखाया था, और है ना फिर उसके बाद पनिशमेंट लिखाई थी, कॉग्निजेबल है कि नहीं, फिर बेलेबल और ट्रायल कहाँ रखते हैं, वो ओके लिखाया था। ओके ओके, सो राइट नाउ, राइट दिस लेजिस्लेशन या दिस सेक्शन ब्रैकेट में सेक्शन 121 ए ऑफ आईपीसी, section 121 a of IPC bracket close was inserted in IPC in 1870, was inserted in IPC in 1870, and was based on, and was based on the English Treason Felony Act.
and was based on English Treason Felony Act, which intended to, या which intends to, punish treasonable combinations, which intends to punish treasonable combinations, which intends to punish treasonable combinations even before the war begins, even before the war begins. ठीक है, even before the war begins. And thus section 148 criminalizes the agreement itself. ठीक है, देखो इसमें दो टाइप की कॉन्स्पिरेसीज की बात हो रही है. ठीक है, एक कॉन्स्पिरेसी इसमें जो है, कौन कौन से टाइप की कॉन्स्पिरेसीज. तो अगर सेक्शन 148 की बात करें तो ये बात कर रहा है कॉन्स्पिरेसी की. बट कौन कौन सी टाइप की कॉन्स्पिरेसी. एक कॉन्स्पिरेसी टू बेसिकली वेज वॉर. ठीक है, एक कॉन्स्पिरेसी टू बेसिकली वेज वॉर. किसके अगेंस्ट. against the government of India as mentioned in section 147. तो अगर सेक्शन 147 में जो चीजें मेंशन्ड है, अगर उन चीजों को करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है टू वेज द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर एक इवन टू ओवरऑल, किसके हेल्प से. ओवरऑल मतलब आपको पता है थ्रेटन. For this overall word also I will make you write, but just for a basic understanding, just use the word threaten. Threaten करना. To overawe using either the criminal force or even दिखा करके, by the show of criminal force. Just दिखा करके criminal force. किसको threaten करना. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, सो राइट, लिखो इसमें सब हेडिंग डाल दो. टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्पिरेसीज आर पनिश्ड. है ना, दो टाइप की कॉन्स्पिरेसीज को पनिश किया जाता है इसमें. ऐसे ए डाल के लिखो, ऐसे ए डाल के लिखो. ए पहली कौन सी है. कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर. कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर में हाइफन डाल के लिखो. agreement to commit offense under section 147. agreement to commit offense under section 147. और फिर बी लिखो, और फिर बी डाल के लिखो conspiracy to overawe the government. conspiracy to overawe the government. ठीक है, किस चीज की कॉन्स्पिरेसी. गवर्नमेंट को ओवर ऑ करने की कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, कॉन्स्पिरेसी टू ओवर ऑ दी गवर्नमेंट. इसमें लिखो बाई क्रिमिनल फोर्स और बाई शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स against the central government or state government. Against the central government or state government. ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप की है. या तो, और इसी में जो है क्या क्या और आ जाएगा.
इवन इसमें अटेम्प्ट भी आ जाएगा, ठीक है, और या फिर इसमें अबेटमेंट भी आ जाएगा, टू वेज द वॉर, ठीक है। सो इसमें अटेम्प्ट भी आ जाएगा और इसमें अबेटमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें ऐसे लिखो, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 148। तो सेक्शन 148 के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लिख लो इस बात को भी। तो राइट, there must be an agreement between two or more persons. There must be an agreement between two or more persons. And the object of the agreement must be, and the object of the agreement must be, the agreement must be to wage war against government of India, or to overawe, or to overawe government by criminal force or by show of criminal force, ठीक है। ऐसे एक लिख लो, यहीं पर ही नोट है कि इन या अंडर दिस सेक्शन नो ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड, नो ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव सच क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसे एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द, देखो पहले मैंने आपको समझाया कि सेक्शन क्या, सेक्शन के जनरल अंडरस्टैंडिंग के बाद में हमने ये समझा कि इसमें पहले पनिशमेंट क्या है, फिर हमने समझा कि इस एक्ट में दो मेजर इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, या तो वेज द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और या फिर जो है कॉन्स्पिरेसी करना टू वेज द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर कॉन्स्पिरेसी करना टू ओवर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम मेजरली ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवर ऑल, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवर ऑल, ओवर ऑल मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो ऐसे इसमें लिखते जाओ, ठीक है, इसके कई सारे मतलब होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू समझो कि इंटिमिडेट करना, ठीक है, या तो यू समझ लो इंटिमिडेट करना, या फिर यू समझ लो कि थ्रेटन करना, ठीक है, ठीक है, या फिर इसका मतलब हो सकता है कि टू कंपेल, टू एक्ट और abstain from acting in a particular way, ठीक है। या तो सरकार को जबरदस्ती जो है ये करना कि भाई तुम या तो इस तरह एक्ट करो या ये एक्ट मत करो, ठीक है। कैसे, कैसे, इधर बाय यूज ऑफ, या तो डायरेक्टली क्रिमिनल फोर्स के इस्तेमाल से, या फिर और बाय शो ऑफ, या तो डायरेक्टली क्रिमिनल फोर्स के इस्तेमाल से कि भाई देखो ये मेरे पास में जो है सामने हथियार लेकर के 10 20 50 आदमी एक साथ या 100 आदमी एक साथ इकट्ठे हो जाएं,
तो क्रिमिनल फोर्स के इस्तेमाल से, और या फिर इवन ये दिखा के कि हमारे पास में इतने हथियार हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो पावर है, हम इससे जो है आपका ये बिगाड़ सकते हैं, वो बिगाड़ सकते हैं, वैसे। ठीक है, तो ये हो सकता है। ओके, तो इसमें जो है ऐसे राइट, ये हो जाए तो बताना। यस टेल सर, मी इफ लिख दिस इज लिया। कंप्लीट। ओके, सो इसमें देखो ऐसा है कि ऐसे लिख लो ये बात को, इट इंक्लूड्स सीरियस ऑर्गेनाइज्ड अनलॉफुल असेंबलीज। ठीक है, एंड इवन द थ्रेट ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, एंड इवन द थ्रेट ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। ऐसे एक जगह लिखो कि क्रिमिनल फोर्स इज मैंडेटरी। क्रिमिनल फोर्स इज मैंडेटरी। इसमें क्या है, क्रिमिनल फोर्स जो है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता है कि अब ये वाला तो बता दिया मैंने, बट देयर इज वन सेक्शन जिसमें देयर इज वन पर्टिकुलर प्लेस जहां पर लिखा हुआ है कि विद इन और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ऐसे लिख लो इस बात को भी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट। मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन विद इन और विदाउट एंड ठीक है, विद इन और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो देखो, विद इन दैट मीन्स इनसाइड इंडिया, विदाउट एंड बियॉन्ड इट्स अ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्लॉज दैट सेज कि इवन बाहर। तो लिखो दिस इज, ये पहले इतना बाहर का एक्सप्रेशन नहीं इंक्लूड किया था। ठीक है, तो पहले जो आईपीसी में एक्सप्रेशन था दैट डिड नॉट इंक्लूडेड द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सो ये अभी किया है, लिख लो दिस इज अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन अंडर बीएनएस। दिस इज अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन अंडर बीएनएस and covers conspiracies formed outside India and covers conspiracies formed outside India, comma, foreign based terror plannings, foreign based terror plannings, foreign based terror plannings, comma, online cross border radical networks, online cross border radical networks। तो ये किसकी बात करता है? तो लिख लो इट टॉक्स अबाउट ग्लोबलाइज्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो जो थ्रेट है वो इवन आउटसाइड इंडिया भी अगर अराइज हो रहा है, अगर कोई बाहर बैठ कर के भी इंडिया के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, क्योंकि देखो ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये सेक्शन 147 में क्यों नहीं है? तो 147 में इसलिए नहीं है क्योंकि अगर डायरेक्टली वेज वॉर करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो या फिर डायरेक्टली अबेट कर रहा है, हाँ अबेट तो हो सकता है बाहर से भी। ठीक है, तो वहां लेकिन डायरेक्टली इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक्चुअल है ना, वो हो रहा है।
उसके लिए मोस्टली जो प्रेजेंस है वो तो इंडिया में ही है, ठीक है, तभी वो इंसान ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, हियर इट इज टॉकिंग अबाउट कॉन्स्पिरेसी। सो राइट, and also the modern transnational terrorism, and also the modern transnational terrorism, ठीक है। तो इसी में देखो एक केस लॉ है, उस केस लॉ को लिखो। ऑल्दो द केस लॉ इज बेसिकली ऑफ द 1933, जिस केस को बोलते हैं एस एच झाब वाला, ठीक है, एस एच झाब वाला वर्सेस द एम्परर केस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में बेसिकली क्या हुआ था कि इट वाज जस्ट अ ग्रुप, एक ग्रुप बनता जा रहा था विद द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जो सोवियत वाली आइडियोलॉजी थी ना उस समय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो सोवियत सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज के बेसिस पे देयर वाज अ ग्रुप दैट वाज बीइंग फॉर्म, ठीक है। और ये एलिगेशन था कि वो ग्रुप उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो उस समय जो कोर्ट ने ये कहा था कि केवल कॉन्स्पिरेसी जो है टू चेंज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है कॉन्स्पिरेसी, ये इस सेक्शन के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। इसने कहा कि इसमें मेजर, इस वर्डिक्ट में ये कहा गया था कि द मोस्ट एंड द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। तो वो जो सोवियत आइडियोलॉजी को लेकर के जो ग्रुप बन रहा है, जो सारे लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल नहीं है, उसमें कोई शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स भी नहीं है। वो बस एक ऐसा ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए बन रहा है, जो एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन के लिए बन रहा है। तो आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन विदाउट द एक्चुअल यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल फोर्स, इसको जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 148 जो है वो नहीं माना जाएगा। कॉन्स्पिरेसी टू बेसिकली डू सच एक्टिविटीज दैट आर मेंशन्ड इन सेक्शन 147 नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें केस लिख लो, इस केस की हेडिंग देखो, एस एच झाब वाला वर्सेस एम्पेरर केस 1933। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। तो राइट, राइट, there was the formation of unions, there was the formation of इसका unions on the basis of, या फिर ऐसे लिख लो, इंस्पायर्ड बाय सोवियत आइडियोलॉजी। तो सोवियत आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड जो है यूनियंस बन रही थी, यूनियंस वर बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। और ये एलिगेशन था कि दे आर कमिटिंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द दैट गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। ऐसे लिखो कि एंड एलिगेशंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी to change the government structure was there, to change the government structure was there। इसमें लिख लो, it was held that, it was held that it was held that mere conspiracy to change the form of government,
that mere conspiracy to change the form of government is not sufficient. देख लो, is not sufficient. ठीक है, full stop. Unless it involves criminal force or show of criminal force. इसमें यही कहा गया कि या तो क्रिमिनल फोर्स इन्वॉल्व हो या फिर शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स इन्वॉल्व हो, बिकॉज दैट इज व्हाट द लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट. ठीक है, ठीक है, ऐसे और लिख लो कि एंड इन दिस केस इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, and in this case it was established that ideological revolution does not amount to section 148 offenses. सर आप लाइन वापस रिपीट कर सकते हैं? हाँ, so the principle that got established is that in this case is that ideological revolution without the use of criminal force or show of force does not amount to offences under section 148. Does not amount to offences under section 148. ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ सर, सर एक क्वेश्चन था कि यस, 148 में आपने बताया था कि कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो है ना, उसको भी एज इन वो माना जाएगा, 147 के अंडर में भी पनिश करा जाएगा। तो नहीं ये नहीं अगर कहा मैंने कि अगर कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो सेक्शन 147 में पनिश किया जाएगा. अगर कॉन्स्पिरेसी करते हैं किस चीज के लिए, कॉन्स्पिरेसी फॉर व्हाट, कॉन्स्पिरेसी फॉर द ऑफेंस एज मेंशन्ड इन सेक्शन 147. अच्छा, मैं शायद आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, दोबारा बताओ एक बार क्वेश्चन. सर मेरा मतलब था कि जैसे इसमें भी जैसे कंस्पिरेसी करी थी तो फिर भी है ना उनको एज इन पनिश नहीं करा गया था, मीन्स बेसिकली अगर कंस्पिरेसी की है कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चेंज करने की, तो एलिगेशन था, करी नहीं थी. ओके। यही में हम्म। क्वेश्चन था कि वेदर कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 148 हुई है कि नहीं हुई है. दैट वाज द एलिगेशन. तो नाउ इट वाज हेल्ड कि एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप बन रहा है, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सरकार को बदलना. उनका ऑब्जेक्टिव है कि एक नई सरकार आए ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजी. हम्म। इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं टू बेसिकली चेंज द गवर्नमेंट, या कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है अंडर सेक्शन 148. उसमें उसमें जस्ट एक अटेम्प्ट है टू चेंज द गवर्नमेंट. वो कॉन्स्पिरेसी कब हो जाएगी अंडर सेक्शन 148? तब हो जाएगी जब उसमें क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल. तो सर 147 और 148 दोनों में एज इन क्रिमिनल फोर्स मैंडेटरी है? मैंडेटरी है विद द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स. एंड फोर्स डजंट ऑलवेज मींस द वही ट्रेडिशनल वाले आर्म्स, एमिनेशंस, हथियार, वही नहीं. इवन इन द मॉडर्न टाइम अगर एक मान के चलो कि कोई क्रिमिनल फोर्स है कि इंडिया का, मान लो जो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो है नेशनल सिक्योरिटी का कोई नेटवर्क है, ठीक है, ऑनलाइन टेलीकॉम नेटवर्क है, एंड इवन उस टेलीकॉम नेटवर्क को जो है चेंज करना, उसको हैक करना, बैठ के जो है कहीं बाहर, ठीक है, मान लो नाइजीरिया में बैठ के कोई अगर इंडिया के
जो है सोशल सेफ्टी नेट या फिर किसी सोशल सिक्योरिटी जो है, या फिर इवन नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेट टेलीकॉम को अगर हैक कर ले रहा है, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशंस कुछ चेंजेस कर रहा है, ऑल्टरेशन कर रहा है, दैट विल आल्सो बी अ टाइप ऑफ क्रिमिनल फोर्स ओनली। ठीक है, तो ये चीज है। अभी ये काम करो, नोट डाउन दिस सेक्शन। देखो नॉर्मली क्या होता है, व्हाट हैपेंस नॉर्मली। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूजुअली जो इंटेंशन होता है, intention alone is not punished. Even preparation alone is not punished. What the act is basically punished. But what happens in under this section while we're talking about? So under section 149, what happens is due to the gravity of this offense, because this is targeted against basically the government of India, this is targeted against the government of India. That is why what is here is due to the gravity of this offense being so high, this itself is punishable कि अगर आप अपने अंदर, so let us understand by using this bare act only. So whoever, again this means that whosoever, that not whosoever but whoever, which means कि कोई भी, whether it be the national or a person, a foreign person being in India. Okay, so whoever collects, collect means either recruits, either calls, either brings. Okay, men means men, either women also. So either recruits men or basically collects arms or some sort of ammunitions or even otherwise, ठीक है, or even otherwise, what he does, he prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the government of India. That means here with the intention of what? With the intention of wage of war against government of India. And what he do, he prepares. ऐसे केस में इंटेंशन एंड प्रिपरेशन इज देयर, तो या तो प्रिपेयर करता है कोई इंसान बाय कलेक्टिंग मेन, आर्म्स और एम्यूनिशंस, प्रिपेयर करता है क्या करने के लिए, टू वेज वॉर, लेकिन कैसे, विद द इंटेंशन ऑफ ईदर वेजिंग और बीइंग प्रिपेयर्ड टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, shall be punishable with imprisonment of life or imprisonment up to 10 years and shall also be liable to fine. Okay, तो कोई इंसान, दैट मीन्स यहां पर क्या बात हो रही है, यहां ये बात हो रही है कि क्योंकि ये एक बेसिकली बहुत हाई ग्रेविटी ऑफेंस है, तो इसमें एक्यूज या तो मेन कलेक्ट करता है, या फिर आर्म्स कलेक्ट करता है, या फिर एम्यूनिशंस को कलेक्ट करता है, या फिर कोई अदरवाइज मींस कोई और भी प्रिपरेशन करता है, क्या करने के लिए, इंटेंशन ऑफ टू, या तो इंटेंशन इज टू वेज द वॉर, और एक तो वेज वॉर करने की इंटेंशन है, या फिर टू बी प्रिपेयर्ड टू वेज वॉर, तैयारी करके रखने के लिए वॉर करने की। ठीक है, अगर ऐसा कोई इंसान कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, then that will be basically punishable with either the imprisonment of life or basically the imprisonment up to 10 years of jail. Okay, or basically additionally fine also. Okay, so write this, लिखो इस बात को। This section criminalizes, this section criminalizes the preparation to wage war, criminalizes the preparation to wage war। ऐसे लिख लो इस बात को फुल स्टॉप डाल के। नॉर्मली, नॉर्मली इन क्रिमिनल लॉ, नॉर्मली इन क्रिमिनल लॉ
intention alone or preparation is not punishable, while only the attempt is punishable. While only the attempt is punishable. ठीक है, while only the attempt is punishable. But section 149 is an exception. But section 149 is an exception due to the gravity of offense against state. Due to the gravity of offense against state, where even preparation becomes punishable. Where even preparation becomes punishable. अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 149 ऑफ बीएनएस? ऐसे लिखो, to establish this offense, पहला लिखो, accused must collect men ठीक है, accused must collect men, collect arms, collect ammunitions, collect ammunitions और अदरवाइज जो एक्सप्रेशन है दैट मीन्स मेकिंग अदर या मेक्स अदर प्रिपरेशंस. ठीक है, अब इंटेंशन की बात कर लेते हैं. विद इंटेंशन, देखो विद इंटेंशन टू wage war or to be prepared to wage war or to be prepared to wage war. और एक तीसरा एलिमेंट और लिख लो, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर इसमें क्या है? द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर हियर इज वेज वॉर. ओके, हियर इज वेज वॉर. वॉर वेज करना, ऐसे लिख लो इसमें, ऐसे एक अगले पॉइंट में डाल के लिख लो, नोट डाल के. द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इज द इंटेंशन टू वेज वॉर. द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इज द इंटेंशन
to wage war. ठीक है, अच्छा, will the mere possession of arms will amount to this? नहीं, intention to wage war, ऐसे लिखो इसमें, mere possession of arms does not amounts to offense under section 149. तो ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन को ये बात प्रूव करना होगा कि उन आर्म्स के पोसेशन का या तो कोई वॉर लाइक ऑब्जेक्टिव रहा हो, और या फिर उन आर्म्स के पोसेशन का ऑब्जेक्टिव रहा हो अगेंस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी. विल हैव टू प्रूव दिस. ओके, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, तो राइट हियर what is the meaning of the expression प्रिपरेशन का मतलब समझते हैं. ठीक है, इस पूरे सेक्शन में जो प्रिपरेशन वर्ड है, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिपरेशन. बहुत जनरल जो है इसका मतलब है, ऐसे लिख लो, इट इंक्लूड्स accumulation of weapons. या पहले तो, क्योंकि मैंने तो पहले लिखो, ऐसे पहले लिख लो रिक्रूटमेंट ऑफ मेन, कॉमा accumulation of weapons, कॉमा stockpiling the explosives, stockpiling the explosives, comma military style training, military style training, comma logistical या logistic planning for insurrection, logistic planning for insurrection, and must be linked to the intention to wage war, and must be linked to the intention to wage war. And must be linked to the intention to wage war. ठीक है, देखो ऐसे इन जनरल बात को एक समझो. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेक्शन 147 में अगर हम बात करें तो 147 में एक्चुअल वॉर को, सेक्शन 147 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर या तो एक्चुअल वॉर को या फिर अटेम्प्ट को या फिर अबेट करने को पनिश किया जाता है. अगर सेक्शन 148 की बात करें तो 148 में जो पनिश किया जा रहा है, ये पनिश किया जा रहा है
कॉन्स्पिरेसी को, या जिसको हम कहेंगे अग्रीमेंट स्टेज को। अगर सेक्शन 149 की बात करें तो 149 में जो पनिश किया जा रहा है, ये पनिश किया जा रहा है प्रिपरेशन को। बट यहां पर इंटेंशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखो, इस बात को, है ना, हमेशा पहले व्हेनेवर स्टडीइंग दिस, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सेक्शन 147 को ये है, सेक्शन 148 के लिए ये है, 149 के लिए ये है, ठीक है। सो दिस हैज टू बी नोटेड हियर, ओके। सो नाउ जनरल लॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो जनरल लॉ प्रिंसिपल है, तो जनरल लॉ प्रिंसिपल ये बोलता है कि प्रिपरेशन यूं तो पनिशेबल नहीं है, ठीक है, ऑल्दो प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, बट यहाँ कुछ एक्सेप्शन टू द जनरल लॉ प्रिंसिपल, कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन कर रहे हो डकैती करने की, डकैती करने की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो वो तो प्रिपरेशन भी पनिशेबल। आप फॉर एग्जांपल काउंटर फिटिंग करेंसी करने की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो तो प्रिपरेशन भी पनिशेबल। अगर आप वॉर वेज करने की प्रिपरेशन कर रहे हो बाय रिक्रूटिंग मेन, आर्म्स, एमिनेशंस with an intention to overthrow the government of India, government authority, तो वो तो प्रिपरेशन भी पनिशेबल अंडर सेक्शन 149, ठीक है। तो ये बात है। ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग सेक्शन 149 ऑफ बीएनएस? देखो, पहला तो प्रिवेंटिव ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्रिवेंटिव सिक्योरिटी प्रोविजन, so it's a preventive security provision, right? It is a preventive security provision that allows the state, that allows the state to intervene before the violence begins, to intervene before the violence begins। इवन वायलेंस बिगिन नहीं हुई है, बट उससे पहले ही इंटरवीन कर लो, ठीक है। एंड इवन डिजाइन्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, and is designed, even छोड़ो, and is designed for national security threats। देखो, सेक्शन 150 थोड़ा ब्रॉडर प्रोविजन है, ये इवन हर किसी पर एक ड्यूटी इंपोज करता है ये सेक्शन। और ये सेक्शन ये बात करता है दो चीजों की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी whoever, पहली बात तो है किसी एक्ट से, या फिर किसी, पहले बात करेंगे ओमिशन से, और ओमिशन कैसी हो जाएगी? इलीगल। आई विल टेल यू व्हाट डज इलीगल मींस। या तो कहा जा रहा है कि किसी एक्ट से, या कहा जा रहा है कि किसी ओमिशन से इंसान क्या कर रहा है? इंसान कंसील कर रहा है, मतलब हाइडिंग, मतलब छुपाना। तो किसी या तो एक्ट से या किसी ओमिशन से, इफ द पर्सन हाइड्स, दैट मीन्स कंसील्स, क्या कंसील्स? एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन। उसको, इंसान को पता है कि एक डिजाइन एग्जिस्ट करता है, क्या करने के लिए? वॉर वेज करने के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस इंसान को पता है कि ये डिजाइन इज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने के लिए,
और उसका इंटेंडिंग बाय सच कंसीलमेंट ऑफ टू फैसिलिटेट, और ये बात छुपा करके वो इंसान क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच कंसीलमेंट विल फैसिलिटेट, या फिर उसको ये पता है कि ये छुपाने से इस डिजाइन का, क्या डिजाइन, वॉर वेज करने का डिजाइन, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, तो इसको पता है कि ये छुपाने से, तो वो जानबूझ के छुपा रहा है ताकि वो डिजाइन सक्सेसफुल हो, या उसको पता है कि डिलिबरेटली इस डिजाइन को छुपाने से ये डिजाइन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे केस में उसको या तो 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, और साथ में फाइन के प्रावधान को दिया गया है, तो या तो 10 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी एंड और अदरवाइज फाइन, एंड ऑल्सो फाइन विल बी इम्पोज्ड, ठीक है, सो राइट दिस थिंग, लिखो इस बात को, ठीक है। So this section punishes, what it punishes? It punishes concealment. लिखो, this section punishes concealment of knowledge of a design to wage war. Concealment of knowledge of a design to wage war. Concealment of the design of concealment of the knowledge of a design to wage war, ठीक है। सो ऐसे एक एक क्रोनोलॉजी लिखो, एक ऐसे लिखो कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 147 किसको पनिश कर रहा है, एक्चुअल वॉर को। 148 की अगर हम बात करें तो किसको पनिश कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी को। सेक्शन 149 की अगर बात करें तो किसको पनिश कर रहा है, प्रिपरेशन को। बट अगर सेक्शन 150 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 50 जो है वो बात कर रहा है पोस्ट नॉलेज कंसीलमेंट को। तो ये किसको पनिश कर रहा है, ये पनिश कर रहा है कि पोस्ट नॉलेज कंसीलमेंट को, कि नॉलेज अगर आपको है एंड यू आर कंसीलिंग दैट नॉलेज, ठीक है, तो ये बेसिकली यहां से हम इन्फर कर सकते हैं कि दिस सेक्शन ऑन द जनरल पीपल imposes a legal duty to inform authorities, to inform the authorities। इस केस में अगर आप इवन लिखा हुआ है ना सेक्शन में कि इवन लाइकली टू नो दैट दिस कैन बेसिकली कॉज दिस, तो ये जो है आपको हो सकता है कि अगर आपको पता भी हो ये चीज की इस डिजाइन से जो है वॉर वेज हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, तो ऐसे केस में आपको ये रियायत नहीं दी जाएगी कि आप ये कह के पीछे हट जाओ कि मुझे क्या करना था, मैं तो इन्वॉल्व नहीं था, मुझे तो ये बात जो है लगा कि क्यों ही मैं बताऊं, बेवजह मैं फंस जाऊंगा। नो, बिकॉज दिस सेक्शन इम्पोजेस दैट लीगल ड्यूटी ऑन यू तो बेसिकली टेल, बताना है आपको, ठीक है। Now write the question, what are the essential ingredients?
what are the essential ingredients of section 150 of BNS? What are the essential ingredients of section 150 of BNS? तो प्रोसिक्यूशन को 4 चीजें प्रूव करनी होंगी। ऐसे लिखो यहाँ पे, टू एस्टैब्लिश द ऑफेंस, टू एस्टैब्लिश द ऑफेंस द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव, टू एस्टैब्लिश द ऑफेंस द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव that there existed a design to wage war, that there existed a design to wage war. Number 1, ये पहला पॉइंट है, that there existed a design to wage war. तो प्रोसिक्यूशन जो कि ये प्रूव करना चाहते हैं सामने वाले इंसान के ऊपर गिल्ट, तो उनको पहले तो ये प्रूव करना होगा कि यस देयर एग्जिस्टेड अ डिजाइन, एक डिजाइन एग्जिस्ट करता था टू वेज वॉर। नंबर 2 क्या प्रूव करना होगा? सेकेंड लिखो, देयर द, या फिर ऐसे, द अक्यूज्ड हैड नॉलेज ऑफ सच अ डिजाइन। ये प्रूव करना होगा कि जो अक्यूज्ड है उसके पास इस डिजाइन की नॉलेज थी, that the accused had the knowledge of the design। और तीसरा क्या प्रूव करना होगा? थर्ड क्या प्रूव करना होगा? राइट, थर्ड, that the accused concealed its existence। और अक्यूज ने छुपाया उस डिजाइन के एग्जिस्टेंस को, ये भी प्रूव करना होगा, that the accused concealed its existence। और कैसे? माना कि द अक्यूज्ड कंसील्ड इट्स एग्जिस्टेंस, या तो किसी एक्ट से, लिख लो, बाय ईदर एन एक्ट और बाय इलीगल ओमिशन, बाय ईदर एन एक्ट और बाय इलीगल ओमिशन। ओमिशन मतलब नहीं बता के, कोई काम नहीं करके। वो इंसान पुलिस पे जा सकता था इस बात को बताने के लिए, बट वो इंसान जो है, या तो उसने पुलिस को झूठ बोल दिया कि उसको नहीं पता है, वो तो हो गया एक्ट, कि उसने एक्ट करके झूठ बोला, या वो जा सकता था पुलिस के पास में बताने के लिए, वो नहीं गया, इसको बोलेंगे ओमिशन। व्हाई इट इज इलीगल? बिकॉज लॉ सेज कि आपको जाना था, तो आप नहीं गए, आपने ओमिट किया, तो वो अगेंस्ट द लॉ हुआ, तो दैट विल बी इलीगल ओमिशन। ठीक है, बाय इलीगल ओमिशन। और चौथा पॉइंट लिखो, अक्यूज्ड and that the accused intended to facilitate the waging of war, that the accused intended to facilitate the waging of the war, or knew that the concealment, or knew that the concealment was likely to facilitate it, or that the concealment was likely to facilitate it, and that the concealment was likely to facilitate it। और ये भी प्रूव करना होगा कि जो अक्यूज्ड है, उस अक्यूज्ड को ये भी बात पता थी कि ये इलीगल ओमिशन या फिर एक्ट करने से या तो वॉर का वेज होना फैसिलिटेट होगा,
ठीक है, और या फिर इस बात को छुपाने से ये वॉर का वेज होना और ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, एंड ऑल द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट। ऐसे लिखो, ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 150 ऑफ बीएनएस। तो सेक्शन 150 ऑफ बीएनएस का मेजर सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसे ए लिखो, बैलेंसिंग लिबर्टी विद सिक्योरिटी। इसमें पहले लिखो, देखो कुछ तो इनोसेंट साइलेंस होते हैं। You also know that under Article 19 of Indian Constitution, you have the right to freedom of speech and expression, but by judicial interpretations, you also has the right to be silent. In that case, आपके पास क्योंकि right to be silent भी है, तो एक कुछ innocent silence भी होते हैं, कुछ innocent चुप्पी भी होती है। इंसान ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब यही नहीं है कि उसने छुपाया। तो इसमें बैलेंस करना होगा। कई बार हो सकता है कि आप इनोसेंट साइलेंस को अंडर सेक्शन 150 पनिश कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो राइट द लॉ, या एक सेकेंड, ऐसे लिखो, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन criminalizing the innocent silence on one hand and maintaining the security of the state on other hand। ऐसे इसी में लिख लो, द नॉलेज मस्ट बी प्रूव्ड स्ट्रिक्टली। और बी में लिखो बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जैसे देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन को ये स्टैब्लिश करना होगा कि था, इस आदमी को पता था, ये जानता था, इंटेंशन था। ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्रोसिक्यूशन।